नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपका स्वागत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। न्यूज रूम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटें यूपी में किसी भी दल का मुकद्दर बना और बिगाड़ सकती है। 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इसीलिए सभी दल पश्चिमी यूपी में जोर आजमाइश कर रही हैं। बीजेपी ने तो यहां तक कि अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पिछली बार यहां पर बीजेपी ने अधिकांश सीटें जीती थी। उसी प्रदर्शन को दोबारा दोहराने के लिए बीजेपी अमित शाह को मोर्चे पर संभालने के लिए उतार रही है। उन्होंने आज पहले वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए और ब्रज की जनता का आशीर्वाद मांगा। राधा कृष्ण के प्रति समर्पित ब्रज में ये अमित शाह की वोट साधना है। जिस धरती पर कान्हा कृष्ण बने, उन्हीं मथुरा वृंदावन वासियों से अमित शाह ने जीत का आशीर्वाद मांगा। ब्रज के जरिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संदेश देने के लिए आज अमित शाह अपने तरकश में एक एक तीर बारीकी से सजाकर आए थे, जिसमें जनता के लिए भावुक अपील थी तो राष्ट्रवाद का मुद्दा भी था, माफियाओं पर नकेल का दावा था तो विरोधियों पर भ्रष्टाचार और जातिवाद का इल्जाम। उत्तर प्रदेश और अमित शाह का सियासी नाता साल 2013 से शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री ने उन्हें यूपी में कमल खिलाने का काम दिया, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। लेकिन इस बार का मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा है। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर अमित शाह इस बार बहुत सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने वृंदावन पहुंचकर सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद वो वृंदावन की गलियों में घूमे और घर घर जाकर वोट मांगा और ब्रज की जनता का धन्यवाद करते हुए हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। सबसे पहले कार्यक्रम के माध्यम से ब्रज क्षेत्र की समग्र जनता को मैं 2 हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, ब्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देते। ये 2014 के चुनावी थे, जिसने सबको चौंका दिया। यूपी की बदौलत बीजेपी ने पहली बार केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाई और अमित शाह का लोहा सबने माना। इसके बाद यूपी की जनता ने बीजेपी को कभी निराश नहीं किया। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था। 14 में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार। 17 में आया। हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता, जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण, और फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। उस वक्त भी मैं अध्यक्ष था। आपने किसी की सुने बगैर हमेशा की तरह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। अब भले ही अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष ना हो, लेकिन पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाली है। अमित शाह को इस चुनाव की अहमियत पता है, इसीलिए उन्होंने इमोशनल अपील के बाद राष्ट्रवाद का दांव आजमाया। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा है। 22 करोड़ से ज्यादा मतदाता अगर विकसित नहीं होता है प्रदेश, तो देश का विकास भी पिछड़ा। 2014 के बाद से चुनावों में जाट वोट बैंक के सहारे बीजेपी की नैया पार लगती रही है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदले समीकरण में फंसी हुई बीजेपी को निकालने के लिए अमित शाह को सक्रिय होना पड़ा है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा, इसका चुनाव।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने एक लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के 300 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए जरूरी है कि बीजेपी इस इलाके में अपना पुराना प्रदर्शन दोहराए। इसके लिए बीजेपी विरोधियों की हर कमजोर नस दबाने में लगी है। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 10 फरवरी को शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिले की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक की भी अच्छी खासी संख्या है, इसलिए बीजेपी इस बार भी 50% से ज्यादा वोट पाने की तैयारी में लगी है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। और मित्रों, मैं आपको ये कहने आया हूं, सिर्फ 2000 करोड़ की भूमि, सरकारी संपत्ति, ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी, उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ ने। मथुरा की तरह अमित शाह ने दादरी में भी डोर टू डोर प्रचार किया। 2017 के चुनाव में यह सीट बीजेपी ने बड़े अंतर से जीती थी। इस बार कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। कुमार अभिषेक, मथुरा, आज तक। किसान आंदोलन से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तूती बोलती थी। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच एक लंबा फासला होता था। लेकिन किसान आंदोलन के बाद हालात बदल गए। जाटों की नाराजगी में विपक्ष को मौका दिख रहा है, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले जाटों को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी के तहत अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं के साथ बैठक की और कैराना के बाद मथुरा वृंदावन का दौरा किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी से नाराज बताए जा रहे जाट इस बार भी उसे वोट देंगे या फिर नहीं? हमारे यहाँ कहते हैं, नैनिहाल में भोजन करने बैठो और माँ परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई? खाने में आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। बीजेपी यूपी के चुनाव की अहमियत जानती है। वो जानती है कि अगर यूपी में बात बिगड़ी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। इसीलिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन पर उतार दिया। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसे साधने के लिए अमित शाह फुल एक्शन में है। और जाट बाहुल मथुरा में कदम रखने से पहले उन्होंने इस समुदाय को करीब लाने की बड़ी कोशिश की। गणतंत्र दिवस के दिन लुटियंस दिल्ली में अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं और प्रतिनिधियों को जुटाकर बैठक की। ये दावा किया कि जाट समुदाय से उनका रिश्ता 650 साल पुराना है। शाह ने कहा कि जाट समुदाय ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भाजपा भी लड़ रही है। कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद दो लोग रुक गए, उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े,
हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। शाह ने जाट मतदाताओं को हमेशा भाजपा का साथ देने के लिए आभार जताते हुए कहा कि किसानों के सबसे बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन जाटों को मनाने के लिए अमित शाह ने सबसे बड़ी बात आगे कही। जब भी हम आपके पास आए, आपने हमारी झोली में छप्पर फाड़ के वोट दी। कई बार हमने आपकी बात को नहीं माना, तब भी आपने हमें वोट दिया। 2014 में आपने बीजेपी की सरकार बनाई। 2017 में बहुत डराया, धमकाया और हड़काया। मेरी जगह कोई और होता तो रो देता, लेकिन आपने कहा हम आपको वोट देंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बना दी। 2019 में भी यही किया। 2014, 2017 और 2019 में खुलकर आपने हमें वोट दिया। इस बार भी हमारा साथ दीजिए। अगर डांटना है तो बालियान के साथ मेरे घर पर आ जाना, लेकिन वोट गलत जगह डालने की गलती मत करना। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जाट समुदाय बीजेपी को खुलकर वोट करता रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से लगातार कमल खिल रहा है। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से हालात बदले दिखे तो बीजेपी ने पहले कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद जाटों की नाराजगी दूर हो जाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से जीत की शुरुआत कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार दोबारा बनाएगी। लेकिन बीजेपी की इस जोर आजमाइश से ये साफ हो गया है कि 2022 का चुनाव 2017 से जरा सा हटकर है। कृषि कानूनों की वजह से जाटों के असंतोष का दायरा इतना बढ़ चुका है कि बीजेपी खुद को खतरे में देख रही है। इसीलिए साल की शुरुआत में पीएम रैली के लिए मेरठ को चुना। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। बीजेपी ने पिछला प्रदर्शन दोहराने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में से बीजेपी ने 80% यानी 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 21, बीएसपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। जब दांव इतना बड़ा हो तो उसी अनुपात में दम लगाना भी जरूरी हो जाता है। इसीलिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और वो जयंत चौधरी को भी अपने साथ आने के लिए कह रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक चुनाव को लेकर के राजनीति नहीं करती है। हम देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो सम विचार के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सहमति हमारे साथ रखते हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर के पहले भी चलते आए हैं और कोई भूल सुधार करके साथ में आना चाहेगा तो निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जैन लोक दल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पर गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। कि जयंत चौधरी जी एक अच्छे युवा नेता हैं, एक अच्छे जिस परिवार का किसानों के लिए संघर्ष रहा उससे ताल्लुक रखते हैं और इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। किसान नेताओं के साथ बातचीत में अमित शाह ने जयंत चौधरी को लेकर कहा कि वो उन्हें अपने साथ लाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलत घर चुन लिया। ये सारी कोशिश जाटों को अहमियत देकर साथ लाने की है। अगर आरएलडी की बात करें तो उसने पिछले चुनाव में
277 सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर सिर्फ 1 सीट हासिल की थी। वहीं 2012 में कांग्रेस के साथ 46 सीटों पर लड़कर वो सिर्फ 9 सीटों पर ही सिमट गई थी। लेकिन ये बात पुरानी है। बदले हालात में अखिलेश के साथ जयंत चौधरी का आत्मविश्वास आसमान पर है और वो 18% जाट वोट बैंक पर अकेले दावा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूँ कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा। इसीलिए 12 जिलों में अहम फैक्टर बन चुके जयंत चौधरी को बीजेपी साथ आने का न्योता दे रही है, जिसे जयंत चौधरी ने ठुकरा दिया है। जयंत चौधरी ने कहा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। जयंत इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जाट और मुसलमान एक होकर वोट देंगे। कुछ यही उम्मीद अखिलेश यादव को भी है, लेकिन जाटों और मुसलमानों के बीच वोटिंग के वक्त हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में एक म्यान में दो तलवार, कहीं इन दोनों पार्टियों के लिए दोधारी तलवार न हो जाए, यही आस बीजेपी ने लगा रखी है। कुमार अभिषेक, आज तक। भाई आपको जरा सुनाते हैं, अखिलेश यादव का इस बार आरएलडी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन भी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। क्या कह रहे हैं आरएलडी नेता जयंत चौधरी, सुनिए। जयंत चौधरी हमारे साथ हैं। जयंत जी, आपने आपको तो बहुत लंबा बड़ा प्रहार किया है। आपने लगातार जो आपको की तरफ संदेश भेजने की कोशिश की गई है अमित शाह जी की तरफ से, कैसे देखते हैं कल की मीटिंग? उनकी मीटिंग एक राजनीतिक स्टंट है। चुनाव में जो वोट उनके खिलाफ जा रही है उसे साधने की कोशिश है। उनके हृदय में किसान के लिए कोई सम्मान होता तो इससे पहले जब किसानों पे आपत्ति हो रही थी, जब किसानों पे वार हो रहा होता, तब यही लोग शांत बैठे हुए थे। तो ये इनका प्रयास है, लेकिन गांव-गांव में विरोध हो रहा है बीजेपी का। अच्छा, लेकिन 2014, 2017, 2019 में भी इसी तरीके से नाराजगी थी जाटों में, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोशिश करके उनको अपनी तरफ कर लिया। इस बार क्या अंतर देखते हैं? ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ कर लिया। आज नाराजगी हर वर्ग में है। इलाहाबाद में जिस तरह से नौजवानों को पीटा है, उसकी गूंज बहुत दूर तक गई है। अगर हमारे प्रतिभाशाली नौजवानों को इस तरह से पीटा जाएगा तो फिर युवा क्या करेगा? तो उत्तर प्रदेश में जो विकास की संभावनाएं हैं वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं बहुत आशा के साथ कि हमने जो गठबंधन बनाया है ये यूपी में परिवर्तन लाएगा। अच्छा, आपने मंच से कहा भी कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? इसी कॉन्टेक्स्ट में कि जो लोग डाउट अगर कर रहे हैं, हम लोग अपनी दिशा नहीं बदलेंगे। हमने संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, जनता के मुद्दों को उठाया है, वही हमें आगे करना है जो चौधरी साहब ने रास्ता दिखाया था। आपने ये भी कहा कि अगर हम मुझसे कोई गलती हो तो चौधरी अजीत सिंह जी का चेहरा याद करें। जी बिल्कुल, भावनाएं हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और उन्हीं भावनाओं को जिंदा भी रखना है, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, ताकि हमारे रिश्ते आगे मजबूत रहे। अखिलेश जी के साथ गठबंधन है, कहीं लगता है कि एक तरीके का जो उनका 2012 से 17 का जो कार्यकाल था वो कहीं आड़े आ रहा है, कहीं उसको लेकर के लोगों के मन में सवाल है? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ गलतियां हुई, कुछ अच्छे काम भी हुए और उनको अनुभव मिला है और उसके बाद 5 साल विपक्ष में रहे हैं और हम भी लगातार विपक्ष में रहे हैं, संघर्ष किया है। तो हम दोनों मिलकर अपने उस अनुभव का प्रयोग करेंगे ताकि यहाँ बुनियादी विकास हो पाए। अच्छा, अमित शाह जी को अगर आप एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं क्या कि हमें आपसे कोई परहेज नहीं है। नहीं, आपको किसानों से क्या परहेज है? लखीमपुर में न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे? टेनी जी को बगल में क्यों बैठा रखा है? मेरे यही सवाल उनसे हैं। धन्यवाद। तो क्या लगता नहीं है कि चुनाव के बाद गठबंधन की कोई गुंजाइश? ये तो चर्चा आप ही चला रहे हो। हमारी तरफ से तो आपको पता है कितना स्पष्टवादी मैं हूँ, इससे ज्यादा स्पष्ट कोई कह नहीं सकता। कोई ऐसी गुंजाइश नहीं, कोई रास्ता। 2014 के बाद से कोई भी चुनाव हो, गृह मंत्री के तौर पर सरकार के किसी भी बड़े फैसले को लागू करना हो, अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी की पहली पसंद रहे हैं। खुद पीएम अमित शाह की तारीफ कर चुके हैं, उन्हें मैन ऑफ द मैच तक बता चुके हैं। 2024 के लिए यूपी जीतना बीजेपी के लिए जरूरी है और बीजेपी ने अपने उस किले की रक्षा के लिए अमित शाह को मैदान में उतारा है, जिस पर विरोधियों की सबसे ज्यादा कड़ी
नजर है। उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजय को प्राप्त किया। आज बीजेपी का सूरज अगर पूरब से पश्चिम तक चमक रहा है तो उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है और अमित शाह की बेजोड़ चुनावी रणनीति। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब अमित शाह बीजेपी के महासचिव थे, यूपी बीजेपी के प्रभारी थे। शाह की रणनीति ने बीजेपी को 80 में से 71 सीटें जिताएं। इसी जीत से शाह का प्रमोशन हुआ। इसीलिए वो पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़े रखते हैं। माहौल देखकर उसका कैसे इस्तेमाल करना है, ये काम भी अमित शाह को बखूबी आता है। 1,41,00,000 घरों को निःशुल्क विद्युत देने का काम श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। चुनाव को समझने की अमित शाह की यही काबिलियत उन्हें विरोधियों से आगे रखती है। ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट ना तो कांग्रेस में दिखता है और ना ही किसी दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों में। शाह जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, बीजेपी की कार्य संस्कृति में यही सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। इसी फॉर्मूले के दम पर शाह ने एक के बाद एक जीत का अद्भुत कीर्तिमान बनाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में मिली जीत सबसे अहम है। किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। कहते हैं अमित शाह वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां विरोधी सोचना बंद करते हैं। इसीलिए उनकी हर रणनीति दूसरों से एक कदम आगे होती है। इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी ने इस बार अमित शाह के कंधों पर यूपी की सबसे मुश्किल लड़ाई में जीत दिलाने की जिम्मेदारी डाली है। पार्टी को जिताने के लिए अमित शाह ने भी कमर कस ली है और वो मथुरा से पहले कैराना में पलायन का मुद्दा उठाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना चुके हैं। मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच राहुल गांधी चुनाव अभियान को धार देने के लिए उतरे हैं। राहुल गांधी ने अमृतसर से लेकर जालंधर तक सियासत का नया चक्रव्यूह तैयार किया और इस चक्रव्यूह को राहुल गांधी ने पंजाब फतेह का नाम दिया है। राहुल गांधी के पंजाब दौरे की पूरी पॉलिटिक्स क्या है? पंजाब में अपने 109 उम्मीदवारों को लेकर क्यों घूम रहे हैं राहुल? क्यों स्वर्ण मंदिर, वाल्मीकि और दुर्यागिनी मंदिर में राहुल ने टेका मत्था? राहुल गांधी ने जालंधर में वर्चुअल रैली को क्यों दिया पंजाब फतेह का नाम? राहुल गांधी के पंजाब दौरे पर उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने क्यों किया विरोध? अमृतसर के वाल्मीकि मंदिर के बाहर सीएम चन्नी का विरोध क्यों? अब की बार पंजाब में किसकी बनेगी सरकार? राहुल गांधी ने पंजाब की सरजमी पर उतरते ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में, दुर्यागिनी मंदिर में, वाल्मीकि मंदिर में अपने 109 उम्मीदवारों के साथ मत्था टेका। आस्था के इस द्वार जाने के कई सियासी मायने हैं, लेकिन जालंधर में जब राहुल गांधी वर्चुअल रैली करने पहुंचे तो वहां चन्नी और सिद्धू का संगम कर दिया। मंच पर सीएम चन्नी और सिद्धू गले मिले, लेकिन जब बात पंजाब में सीएम उम्मीदवार के चेहरे की आई तो राहुल गांधी ने कहा कि इसका फैसला पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। जालंधर की इस वर्चुअल रैली से राहुल गांधी और उनकी टीम ने दलित वोटरों के साधने की पूरी कोशिश की।
चुनावों का ऐलान के बाद पंजाब की सरजमी पर पार्टी का परचम लेकर पहली बार उतरे हैं राहुल गांधी। वो भी पूरे 109 सिपह सलारों के साथ। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं और राहुल गांधी 109 उम्मीदवारों को लेकर पंजाब में गुरुद्वारे और मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। सीएम चन्नी और सिद्धू भी राहुल गांधी के साथ साथ घूम रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अमृतसर में राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और दुर्गियाना मंदिर में जाकर मत्था क्यों टेका, इन धार्मिक स्थलों का महत्व क्या है और आस्था के इन मंदिरों से वो कौन कौन सी सियासत साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पंजाब के जालंधर में राहुल गांधी का आज सबसे बड़ा मिशन यानी पंजाब फतेह आखिर क्या है। दोनों चन्नी जी ने और सिद्धू जी ने गाड़ी में मुझे कहा कि देखिए, पंजाब में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा। और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ कि देखिए, दो लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा, जो भी लीड करेगा कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता। राहुल गांधी की जालंधर वाली सियासत समझिए तो पंजाब फतेह के नाम से हो रही वर्चुअल रैली से राहुल गांधी पंजाब में दोआब के दलित समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा दलित वोट बैंक दोआब में ही है। हम आपको ये भी बता दें कि पंजाब में कांग्रेस ने दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए ही पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को किनारे कर तमाम दावों के बीच चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। इसी के साथ कांग्रेस ने साफ संकेत दिया कि वो अब दलित सियासत को लेकर ही आगे चलेगी। देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहां पे आपको पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ी मदद की गई, मगर बाकी देश में यह नहीं होता। यहां पे हमारी सरकार ने बिजली में ऐतिहासिक काम किया, आपकी मदद की, बाकी स्टेटों में नहीं होता। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा बोझ आज गरीब उठा रहा है। उसमें सब धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, मगर जो गरीब है आज हिंदुस्तान में, पूरा का पूरा बोझ उसके कंधों पे रख दिया गया है। राहुल गांधी के दौरे के मद्देनजर ही चरणजीत सिंह चन्नी ने गणतंत्र दिवस समारोह में झंडा फहराने के लिए जालंधर का चुनाव किया था। हम आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी दलित समुदाय से आते हैं। दलित चेहरे के दम पर कांग्रेस और ज्यादा दलित वोटरों को अपनी तरफ खींचने में लगी है। अब जरा पंजाब का राजनीतिक वोट बैंक भी समझते हैं। पंजाब में 32% दलित वोटर हैं, वो भी दो तरह के, एक दलित हिंदू, दूसरे सिख दलित, जबकि जट सिख वोटरों की तादाद 25% है। सीएसडीएस के आंकड़े कहते हैं कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 28% जट सिखों के वोट मिले, जबकि अकाली बीजेपी गठबंधन को 37% और आप को 30% जट सिख वोट मिले। 2017 में 43% हिंदू दलित वोट कांग्रेस को मिले, अकाली दल को 26% और आपको 21% हिंदू दलित वोट मिले। वहीं सिख दलितों की बात करें तो 41% वोट कांग्रेस को मिले, 34% अकाली दल गठबंधन के खाते में गए, आपको सिर्फ 19% सिख दलितों का वोट मिला। ऐसे कोई कहे कि कोई लड़ाई है
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ हर लड़ाई पंजाब वास्ते लड़ांगे। अब राहुल गांधी के अमृतसर दौरे का मतलब आपको समझाते हैं। राहुल गांधी पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सीएम चन्नी समेत 109 उम्मीदवारों के साथ पहुंचते हैं। दरबार साहिब में राहुल गांधी मत्था टेकते हैं और पंगत में बैठकर लंगर भी छकते हैं। स्वर्ण मंदिर के बाद राहुल गांधी अमृतसर में ही दुर्गियाना मंदिर पे मत्था टेकने जाते हैं। हरमंदिर साहब से राहुल गांधी और उनके साथ तमाम कांग्रेस के पंजाब के जो नेता हैं, जो 109 कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ेंगे और साथ में चरणजीत चन्नी, नवजोत सिद्धू और हुज हू पंजाब कांग्रेस जो है वो इन बसों में बैठकर जो है हेरिटेज ट्री पे जो है रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अब दुर्गियानी माता मंदिर की ओर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से शो ऑफ स्ट्रेंथ भी है। यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए हैं उनको राहुल गांधी हाथ हिला के अभिवादन दे रहे हैं और यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये एक बस के पीछे और भी बसें हैं, ये काफी सारी जो बसेज हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। हिंदुओं का ये मंदिर अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। ये मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर करवाया गया था। इस भव्य मंदिर की आधारशिला पंडित मदन मोहन मालवीय ने रखी थी। इस तरह राहुल गांधी पंजाब के हिंदू मतदाताओं को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में हिंदू वोटर 38% है। कांग्रेस दरअसल मतदाताओं के 3 वर्गों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ सिख मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश है, दूसरी तरफ हिंदू मतदाताओं को भी आकर्षित करने की कोशिश है, जिनका वोट फीसदी 38% है। वहीं दलितों को भी आकर्षित करने की आज कांग्रेस की ये कोशिश है, क्योंकि पंजाब में देश सबसे ज्यादा 32% दलित मतदाता है। राहुल गांधी अमृतसर के वाल्मीकि मंदिर में भी दर्शन करने गए। राहुल गांधी पंजाब के एक दिन के दौरे पर हैं और यहाँ पर आप देखिए हरमंदिर साहब में माथा टेकने के बाद और उसके बाद दुर्गियानी माता मंदिर गए और अब जो है भगवान वाल्मीकि तीर्थ जो अमृतसर में है वहाँ पर आए हैं। साथ में उनके जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं और नवजोत सिंह सिद्धू और अन्य जितने नेता हैं पार्टी के वरिष्ठ, वो लोग यहाँ पर मौजूद है। इस मंदिर की मान्यता है कि वाल्मीकि ने 24,000 छन्नों वाली रामायण इसी स्थान पर लिखी थी, जहाँ अब मंदिर बना हुआ है। यहाँ वाल्मीकि की 8 फीट ऊंची गोल्ड प्लेटेड प्रतिमा स्थापित की गई है। इस तरह से राहुल गांधी ने सिख, हिंदू और दलित तीनों वर्गों के वोट बैंक को अमृतसर में साधने की कोशिश की। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ मंजीत सहगल, अमृतसर आज तक। जालंधर के मंच पर चन्नी और सिद्धू भले ही गले मिलकर गिले शिकवे मिटाने के सबूत दे रहे हों, लेकिन सच ये है कि पंजाब कांग्रेस में अब भी खेमेबाजी की खबरें आ रही है। पंजाब के ही 5 सांसदों ने राहुल के दौरे को बॉयकॉट किया। वैसे पंजाब कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर भी रार मची हुई है। चुनाव से पहले पंजाब दौरे पर राहुल गांधी अपने 109 उम्मीदवारों के साथ भले ही शक्ति प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस में अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसका सबूत राहुल गांधी के पंजाब दौरे पर भी मिला। जी हां, कांग्रेस के 5 सांसदों ने राहुल गांधी के दौरे का बॉयकॉट किया। सबसे पहले आपको राहुल गांधी के दौरे की मुखालफत करने वाले 5 सांसदों के नाम बता देते हैं। नंबर 1 मनीष तिवारी, 2 रवनीत बिट्टू, नंबर 3 जसबीर डिम्पा, नंबर 4 मोहम्मद सिद्दीकी, नंबर 5 परनीत कौर। हम आपको बता दें कि परनीत कौर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नई पार्टी का गठन किया है और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बॉयकॉट की खबरों को खारिज कर रही है।
पार्टी के सांसद जसबीर सिंह गिल ने ट्वीट कर कहा कि इस इवेंट में सिर्फ 117 कांग्रेस प्रत्याशियों को ही बुलाया गया था, सांसदों को आमंत्रण ही नहीं था, इसलिए बॉयकॉट जैसी कोई बात ही नहीं है। और अब इन तस्वीरों को भी देखिए। अमृतसर के वाल्मीकि मंदिर में जब राहुल गांधी सीएम चन्नी के साथ पहुंचे तो वहां चन्नी के खिलाफ हाय हाय के नारे लगने लगे। ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਕਾ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਾਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਟਿੱਕਾ ਕਰਤੀਆਂ, ਜੀਜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਟਿੱਕਾ ਕਰਤੀਆਂ ਚੰਨੀ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਚੰਨੀ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਚੰਨੀ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਚੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ। भले ही कांग्रेस रार की खबरों को ढकने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच ये भी है कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। हम आपको बता दें कि इस वक्त पंजाब कांग्रेस में सबसे ज्यादा कोहराम टिकट बंटवारे को लेकर मचा है। 11 बड़े नेताओं के करीबी संबंधियों को टिकट दे दिए गए हैं। टिकट पाने वालों में सिद्धू के भतीजे सुनील जाखड़ के बेटे भी शामिल हैं। राजेंद्र कौर भट्टल के दामाद और ब्रह्म महिंद्रा के बेटे को भी टिकट मिला है। वहीं सीएम चन्नी के चचेरे भाई का टिकट पहली लिस्ट में ही कट गया था। टिकट कटने वालों में 3 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। टिकट कटने से नाराज उम्मीदवार विरोधी पार्टियों से या निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार है। अब ये बात खुल के आ गई है कि कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए दलितों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने सिर्फ एससी भाईचारे के अपने एक एमएलए को कुछ हफ्तों के लिए मुख्यमंत्री बनाया ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स पंजाब में की जा सके, पंजाब को जात बिरादरी के नाम पे बांटा जा सके और दलितों का वोट लिया जा सके। पंजाब में टिकट कटने पर रोते हुए इन नेताओं को देखिए। विरोधियों के आरोपों की परवाह भले ही कांग्रेस को ना हो, लेकिन अपनों का शिकवा उसे भारी पड़ सकता है। फिरोजपुर ग्रामीण सीट से मौजूदा विधायक सत्कार कौर का टिकट कटने की खबर मिली तो उनके पति मीडिया के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कसम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी खाए बैठे हैं। पिछले चुनावों की हार से खार खाई आम आदमी पार्टी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में अपनों के आंसू और अंदरूनी कलह कांग्रेस को किस कदर भारी पड़ सकती है, राहुल को शायद ये अंदाजा हो गया है। इसलिए वो हरमिंदर साहब में सलामती की अरदास लेकर पहुंचे हैं। सुप्रिया भारद्वाज के साथ मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। पंजाब की चुनावी जंग में एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है। सिद्धू के खिलाफ अकाली दल के विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने अमृतसर से ताल ठोक दी है। मजीठिया पर ड्रग्स रैकेट के आरोप है। कांग्रेस इसे लेकर काफी हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर यह भी आरोप लगते रहे कि उसने मजीठिया के खिलाफ कोई पुख्ता एक्शन क्यों नहीं लिया। सिद्धू ने मजीठिया को पानी पी पी कर कोसा। 10 साल हर साल 40 करोड़ रुपया माइनिंग का जमा कराउंदी रही है। शर्म ना आई इन्होंने। मजीठिया के नाम पर बादलों को घेरा। कमजोर मुख्यमंत्री ताथा तैया करता रहा और बीजेपी के हाथों नाचता रहा। ड्रग्स के धंधे में मिली भगत का आरोप मढ़ा। ड्रग्स दे उत्ते माइनिंग का कनेक्शन लिखा, ਇਹਦਾ नाम लिखा। अब सिद्धू के सारे आरोपों का जवाब मजीठिया खुद चुनावी मैदान से देंगे, वो भी आमने सामने। कभी गिरफ्तारी की तलवार तो कभी फरार जैसे आरोपों का सामना कर रहे विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने अचानक पैंतरा बदला और सीधे सिद्धू के खिलाफ ताल ठोक कर खड़े हो गए। मजीठिया वैसे तो मजीठा सीट से विधायक हैं, लेकिन कल पार्टी ने उन्हें मजीठा के साथ साथ अमृतसर पूर्वी सीट से भी उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इसी सीट से चुनावी मैदान में है। विक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। नवजोत सिंह सिद्धू का हंकार खत्म करने के लिए। वो उसका इतना हंकारी हो गया, इसमें मैं आ गई है। जो इंसान में मैं आ जाए उसको मालूम चलेगा कि पंजाब की जनता उसको पसंद नहीं। मेरी बात समझोगे और जहां तक मेरा अपना तजर्बा है, नवजोत सिद्धू का और विक्रम का जो परसेप्शन है आपको भी सबको पता है और हमें भी सबको पता है। जब ऐसी हवा चलेगी तो मेरा ख्याल है कि नवजोत अकेला ही नहीं, उसके साथ और 2-3 सीटों को हमें फायदा।
ड्रग्स केस में मजीठिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की गिरफ्तारी पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट मजीठिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करेगा। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी मंगलवार को मजीठिया की गिरफ्तारी पर 3 दिन की रोक लगा रखी थी। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। मजीठिया वो नेता हैं जिनके नाम पर पंजाब में तरह तरह के किस्से गढ़े हुए हैं। बादल सरकार में उनके मंत्री रहने के दौरान उड़ता पंजाब वाली तस्वीर के सबसे बड़े कलाकार वही बताए जाते हैं। लेकिन सरकार बदलने के बावजूद 5 सालों तक इन आरोपों पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं हुआ। अब ऐन चुनावी वक्त पर उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है तो मजीठिया उल्टे जांच करने वालों को ही घेरे में ले रहे हैं। मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा, दिस वाज ऑल इन द नोटिस ऑफ सीएम चन्नी एंड होम मिनिस्टर रंधावा। सारिਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਪੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੈ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। कांग्रेस के साथ साथ मजीठिया आम आदमी पार्टी के भी निशाने पर हैं। केजरीवाल उनके नाम पर अकालियों को लगातार घेरते आए हैं, लेकिन मजीठिया के नाम पर बैकफुट पर रहने वाला अकाली दल रणनीति बदलकर पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा हो गया है। हौसला बढ़ाने के लिए 95 साल की उम्र में खुद प्रकाश सिंह बादल भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए